सेंस में देयर इज एन एडवांटेज। रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या? रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। रीयूजेबिलिटी नहीं, मॉड्यूलर भी नहीं। जब हमने हेडर फाइल हमारे पास नाम है, तो हमने जब वो डालने उसके पास प्रोटोटाइप ऐड करना है। हेडर फाइल में प्रोटोटाइप क्वेश्चन देखो सब में मजेदार बात पता है। क्वेश्चन मेरा ये था कि ना बेसिकली व्हाट यू गोइंग टू डू इज हम पहले जो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाई है ना उसमें उसी के फंक्शन अंदर ही डिफाइन करते हैं, है ना। हम बेसिकली तो करने लगे ना, पहले अगेन हम टाइम की क्लास बनाएंगे। इसमें ये क्या होगा, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो प्राइवेट हिस्से में पड़े हुए हैं, ठीक है। जो पब्लिक पार्ट है उसमें मेरे कुछ फंक्शन मैं भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, और जो कमाल काम होगा ना वो ये होगा कि यहाँ पर मैं इनको डिफाइन नहीं करता। मैं एक और जो याद है हमने जब हमने क्लास बनाई थी, दो फाइलें बनी थी, एच और सी एक उसकी हेडर फाइल बनी थी और एक CPP। हम सीपीपी में जाके इन फंक्शंस को Define। डिफाइन करेंगे और उसको डिफाइन करने का एक बड़ा शानदार तरीका है, ठीक है। आई विल टेल यू क्या है। तो बेसिकली जो हेडर फाइल होगी ना, हेडर फाइल में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सुनेगा। हेडर फाइल में बेसिकली हम इस क्लास की सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप है, इसमें से कुछ भी डिफाइन नहीं होगा सिवाय ऑफ कोर्स इसके एट्रीब्यूट्स के। ये तो डिफाइन हो गए, लेकिन ये जो है ना, ये जो हम फंक्शन इसके अंदर लिख रहे हैं, ये फंक्शन डिफाइन या नहीं। डिफाइन कहाँ होंगे? डिफाइंस की हम एक और जो हमारी सीपी फाइल बनती है ना, इसका नाम है time.cpp, हम उसके अंदर जाके इनको डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ो, ये लाइन नंबर 4 को छोड़ो, ये बात की बात है। लाइन नंबर 5 है, लाइन नंबर 5 जो है जो सेट टाइम। अब बेसिकली हम क्या करेंगे? हम बेसिकली लिखेंगे रिटर्न टाइप। जिस फंक्शन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं ना, पहले हम उसमें लिखेंगे रिटर्न टाइप, फिर हम लिखेंगे क्लास नेम, फिर लिखेंगे कॉलन कहते हैं क्लास रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कहते हैं ओके। और फिर हम लिखेंगे फंक्शन नेम, ठीक है। और यहां लिखेंगे जो भी उसकी आर्गुमेंट लिस्ट है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? और यहां पर जब आप यहां प्रोटोटाइप लिख रहे हैं, यार प्रोटोटाइप के अंदर आपको डेटा टाइप उसके वेरिएबल्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, लेकिन यहां पर नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं उनकी इनिशियलाइजेशन करूंगा, इनको मैं यूज करूंगा इन आर्गुमेंट्स, ठीक है। और बेसिकली अब सेट टाइम फंक्शन है, सेट टाइम फंक्शन में होगा क्या? होगा ये कि इसका नाम है वॉइड, यहां पे है सेट टाइम और यहां पर है इंटीजर, हाँ जी, आवर, इंटीजर मिनट, इंटीजर सेकंड, ओके। एंड लुक एट दिस, सॉरी, वॉइड, यहां लिखेंगे टाइम, यहां लिखेंगे कॉलन, ठीक है। ये बात सुनाई? और यहां हम लिखेंगे ये चीज बहुत सारे के पास हम लिखेंगे जी दिस एरो, व्हाई दिस? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का डॉट सेट टाइम कॉल हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट यहां पर एज ए एड्रेस आएगा, किसके अंदर? दिस के अंदर, ओके। और यहां हम लिखेंगे दिस एरो, ये दिस लिखना जरूरी नहीं है, और यहां लिखेंगे हम आवर, और यहां लिख देंगे एक्शन। और ये है गलत बात। क्यों है गलत बात? क्योंकि हमने यहां पर चेक करना चाहिए कि ये आवर लीगल भी है कि नहीं, और हमें पता है कि जो आवर है वो कहां से कहां तक हो सकता है। सो लुक एट दिस, मैं इसे असाइनमेंट ये करूंगा, मैं ये लिखूंगा, ये देखिए यहां लिखूंगा क्वेश्चन मार्क, यहां लिखूंगा अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड h इज लेस देन और इक्वल टू 23, तो फिर तो h ही असाइन कर दो। अदरवाइज
असाइन करें 0 और यहां हम करेंगे ब्रैकेट बाहर। क्या किया मैंने चेक कर दिया है कि अगर इस एम की वैल्यू जो पास हुई है, अगर ये मेरी जो बाउंड है उसके अंदर है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे सब 0 पर। सिमिलरली कैन यू टेल मी के मिनट के साथ क्या होना चाहिए? 0 to 50. जी बताइए, किसको चेक करूं? m को चेक करूं। If m is greater than or equal to 0 and m is less than or equal to 59, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे करें m कॉलन क्या करें 0, यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगी, मतलब तीसरा बनेगा, यहाँ पे लिख दो सेकंड और यहाँ मैं दिस नहीं लिखता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एट्रीब्यूट एक्सेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दिस एरो साथ होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा s greater than or equal to 0 and s is less than or equal to 59. क्या हो जाएगा? 59 क्वेश्चन मार्क s कॉलन 0 ब्रैकेट बंद। ठीक है, does it make sense? सर प्लीज हम खाली मेन और आर भी लिख सकते हैं, दिस लिखने Sorry? अगर हम खाली मिनट लिखते हैं, मेन लिखते वो हैं, भी ठीक है, तो दिस लिखने की जरूरत नहीं। एक्चुअली तमाम की तमाम बुक्स जो पहला चैप्टर करवाती हैं उसमें दिस पॉइंट के बारे में नहीं बताती, तकरीबन जितनी भी मैंने बुक थी, और आई थिंक दैट्स अ क्रिमिनल थिंग। और वजह बड़ी सिंपल सी है, वो लेकिन बच्चे को पता नहीं लग रहा था कि मैं ये कैसे काम करता हूँ, वो अंदर से काम कैसे करता हूँ। मेरे ख्याल में पहली एग्जाम्पल ये बता देना चाहिए कि दिस क्या चाहिए। ठीक है, और ये बड़ी ज़रूरी बात है। हमारी जो बुक है वो भी पहले चैप्टर के बाद कहती है दिस पॉइंट की चीज़। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली ये देखिए, ये हमारा चैप्टर 6 है ना, प्लीज बात सुनिए। ये था हमारा 467 पेज है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी आउटलाइन है, ये चैप्टर 6 शुरू हुआ। लिसन जी प्लीज, ये देखिए, ये 6 है और 6 के सारे टॉपिक खत्म हो गए और यहाँ जाके 7th के 7.5 में जाता है बराबर, और ये होता है रंदा फिर चुका होगा। नहीं, आप समझ नहीं आती काम कैसे होता। ठीक है, और मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात, क्योंकि बेसिकली ये बड़ी फाउंडेशनल बात है कि कंसेप्चुअली ये चीज़ें चल कैसे। ओके, चलें जी 475। So look at this जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, ये ठीक है। अच्छा, आप बात सुने, कुछ बातें आपको बताते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। जब मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं एक स्ट्रक्ट बना दूं, मैं एक स्ट्रक्ट बना दूं, उसका नाम होता है एस। ये टाइम बनाया, टाइम को मैंने नाम दिया, ठीक है ठीक है। अगर मैंने स्ट्रक्ट के थ्रू किया हो तो उसमें उसके आवर, मिनट और सेकंड में क्या पाऊँ? मैंने एक टाइम का स्ट्रक्ट लिया, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना, मैंने टाइम टी लिख दिया, बस क्या हुआ? उसके अंदर टी डॉट आवर में क्या हुआ? टी डॉट मिनट में, टी डॉट सेकंड में। ये देखो यार, बात सुने भाई, क्या मसला? देखिए उसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई डाल दी, ठीक है। आपको एक और एडवांटेज बताता हूं, जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं, जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं, मजे की बात, आप चाहें तो उसमें उसी क्लास के नाम से एक फंक्शन बना सकते हैं। जिस क्लास के आपने नाम रखा है, उसी नाम से आप चाहें तो एक फंक्शन बना सकते हैं। और इस फंक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों?
क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली इसका नाम है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। एंड व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की क्रिएशन करते हैं, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। बात सुने? एक सुनेंगे। अब उसका एडवांटेज बताते हैं वहां। तो ये सिर्फ टाइम बनाया और यहां जाके उस टाइम को वो एक्सप्लेन करने जा रहा है। बाद में उस जो फंक्शन जो आप बना रहे हैं ना, तो उसी नाम का है। इसकी एक और फंक्शन बात है, इसकी रिटर्न टाइम नहीं होती, ठीक है? वरना आम तौर पर फंक्शन की रिटर्न टाइम होती है, इस फंक्शन की रिटर्न टाइम नहीं होती। ओके, लिसन जी प्लीज, बात सुनिए। तो बेसिकली हमको डिफाइन कर टाइम कोलन कोलन टाइम, और यहां जाके हमने लिखा आवर इज इक्वल टू मिनट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू। अब पता क्या होगा? अब अगर मैं इस टाइम की क्लास का यहां पर आ जाए, अगर मैं टाइम की क्लास का t बनाऊं, तो this line will automatically call this function, और उनकी इसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो 0 0 0 इनिशियलाइज होते हैं। तो याद है हमने इनिट फंक्शन बनाए थे, जितने भी स्ट्रक्ट बनाए थे उसके इनिट फंक्शन बनाए थे। What you can perhaps do is उन सारों के नामों के आप क्या बना दें? कंस्ट्रक्टर बना दें। तो बेटे सी क्लास बनाई थी, ग्रोएबल अरे बनाई थी। तो अगर आप ग्रोएबल अरे की क्लास बनाते हैं, तो उस इनिट, जितने भी हमने इनिट बनाए थे, वो इनिट को उसके अंदर कॉपी करेंगे और इनिट हम, और बाय द वे ये जो आपने फंक्शन बनाया जो कि टाइम टाइप, जो उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, आप चाहे तो इसमें आर्गुमेंट पास भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएशन के वक्त चाहूं कि मेरी ये वैल्यू सेट हो जाए, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहां पर एक और टाइम का फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं पैरामीटर्स पास कर दूंगा। लेट्स से मैं टाइम, मैं मिनट भी पास, आवर भी पास करना चाहता हूं, मिनट भी पास करना चाहता हूं और सेकंड भी पास करना चाहता हूं, और उसके अंदर मैं जाकर फिर क्या कर दूंगा? ओके, ये अगली एग्जांपल में आएगा, मैं आपको बताऊंगा ये क्या चाहिए। प्लीज चाहिए थोड़ा सा नीचे कंप्लीट करना, तो फिर आप नोट कर लो, ठीक है? बट लेट मी गो थ्रू दिस, ठीक है? पहले इसने बड़े सिंपल तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया, फिर इसको ये मजीद रिफाइन करना, ओके? सो लुक एट दिस। सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि सेट टाइम में क्या करना है। वो जो एच आया उसके ऊपर कंडीशनिंग चेक करता है, और इसी तरह ये देखें जी, मिनट के ऊपर भी सेट करेगा, इसी तरह इसके ऊपर आवर में सेकंड रख लेगा, बस ना? और ये जो स्प्रिंग यूनिवर्सल है ये एग्जैक्टली वही है, बट पहले वो टी डॉट आवर करता था, अब वो टी डॉट आवर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट का डॉट प्रिंट यूनिवर्सल कॉल होगा वो खुद ब खुद इसके अंदर एज ए दिस के तौर पे आ जाएगा और उसके एट्रीब्यूट, ये बात समझ? तो प्रिंट यूनिवर्सल ये बना हुआ है और प्रिंट स्टैंडर्ड ये बना हुआ है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एंड नाउ लुक एट दिस इंप्लीमेंटेशन। जी प्लीज, आपका क्विज स्टार्ट होने लगा। टेक ए पीस ऑफ पेपर,